हम अगले पैनल की तरफ जा रहे हैं। आयुर्वेद और सेवा भाव से समृद्ध भारत और चिकित्सा में विश्व प्रसिद्ध भारत, कैसे भारत को प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है, इसका जिक्र हम इस पैनल में करेंगे। मैं इनवाइट करूंगी पूजा को, मेरे सहयोगी आप स्टेज पर आए, और इसके साथ ही डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद। प्लीज सर। डॉक्टर मधुसूदन चौहान, CEO एंड डायरेक्टर, जीवा आयुर्वेदा। बहुत सारी बातें आप सभी लोगों ने सुनी, और अब हमारे साथ में दो गेस्ट हमारे हैं। अमृता हॉस्पिटल से हमारे साथ में डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी हैं, प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जीवा आयुर्वेदा से हमारे साथ में मिस्टर मधुसूदन चौहान है, CEO एंड डायरेक्टर, जीवा आयुर्वेदा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अमृता हॉस्पिटल से शुरुआत करते हुए मैं बात करूंगी कि आज हम देख रहे हैं अमृता हॉस्पिटल अपने एक नए विजन के साथ में आया। उस विजन की चर्चा यूं तो चारों तरफ है, लेकिन फिर भी मैं उसकी फिलॉसफी और विजन पर आपसे जानकारी चाहती हूं, ताकि हमारे जो दर्शक इस वक्त यहां पर हैं वो जाने कि इसका विजन है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि अमृता हॉस्पिटल माता अमृतानंदमयी मठ के द्वारा निर्मित है, और दूसरा अस्पताल है इंडिया में, कोचिन में इसका पहला अस्पताल था, जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध स्थापित हो चुका है। तो एक जो बेसिक फिलॉसफी जो है वो थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट का टाइम लेके बताना चाहूँगा, क्योंकि ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि सेवा भाव और एक अच्छी नीयत से लोगों का ढंग से इलाज करना, ये तो मतलब हम सबको पता ही है कि ये चीज़ तो है ही है। पर एक तरह से एक मानिए कि एक हॉस्पिटल की जगह ये एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, और जैसे एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट को आइडियली एक समाज में अंदर इंटीग्रेट होना चाहिए, तो पूरा पर्पस यही है कि एक तरह से एक अंदर सोसाइटी में इंटीग्रेट करके सोसाइटी की हर तरह की नीड को पूरा किया जाए। उसमें से हेल्थ सिर्फ एक नीड है। तो अब जैसे कि पहली बात तो यही है कि मरीजों की देखभाल तो प्राइमरी से लेके सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी केयर तक हर चीज एक ही उसमें रूफ के नीचे जो है अवेलेबल है। और गांव हमने अडॉप्ट किए हैं, और उसके अलावा ट्रांसप्लांट तक भी हो रहे हैं। तो मतलब जो पूरा एक स्पेक्ट्रम है वो पूरा का पूरा इसमें हो रहा है। दूसरा एक बहुत अहम चीज होती है एजुकेशन। तो एजुकेशन के मामले में शुरुआत से ही ऑलरेडी MBBS खोल दिया गया है, नर्सिंग का 2nd ईयर शुरू हो रहा है, एलाइड हेल्थ साइंसेस के कोर्सेस शुरू किए जा रहे हैं, और बहुत तरह की और ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। जो गांव अडॉप्ट किए हैं उन लोगों को अंदर वहाँ पर तरह तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो तीसरा होता है रिसर्च। तो रिसर्च के हिसाब से चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा रहा है, एक पूरा रिसर्च सेपरेट ब्लॉक बन रहा है। और ये रिसर्च सिर्फ मनुष्य या फिर एनिमल लैब की बात नहीं कर रहे हैं। एक जो अब बज़वर्ड्स हो गए हैं, AI, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, इनके ऊपर बहुत फोकस है, क्योंकि यही एक चीज़ है कि जो रुझान हमको दिखाएगा आगे कि बीमारियों को कैसे ठीक से उनका इलाज किया जाए। तो ये एक तरह से एक इकोसिस्टम बनाकर उसको किस तरह से सोसाइटी में आइडियली इंटीग्रेट किया जाए, एंड टू प्रोवाइड कंपैशनेट केयर एट रीजनेबल कॉस्ट विद अ वेरी वेरी एथिकल वे ऑफ डूइंग इट। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी है। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद हमारी विरासत है। ये वो पद्धति है जो हमने इतिहास में इसके जरिए एक बड़ी पहचान बनाई। लेकिन जब हम आज मॉडर्न युग की बात कर रहे हैं, तो क्या ये मानकर चलें कि अब ये रिवाइव हो रहा है, और इसके रिवाइव होने से एक बड़ा रिवॉल्यूशन होगा? नमस्कार। आपके मंच से जो विजन ऑफ भारत है, विजन ऑफ न्यू इंडिया है, मैंने एक बात बोली थी कि एक स्वस्थ भारत के बिना सशक्त भारत की कल्पना करना आज के युग में, पोस्ट कोविड दौर में, शायद हमारी भूल, हमारी चूक होगी।
तो भारत 24 की टीम को बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने स्वास्थ्य के ऊपर स्पेसिफिकली एक ऐसा आयोजन किया चर्चा का कि ये जो विजन ऑफ न्यू इंडिया है इसमें हाउ हेल्थ विल प्ले अ डिफाइनिंग रोल। आयुर्वेद पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खास करके कोविड के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने और आयुष में कार्यरत सभी अलग अलग संस्थानों ने भाग लेकर भारत को इस आपदा काल से बचाया। और हमने देखा कि अन्य मुल्क जो काफी एडवांस्ड रहे उनके मेडिकल केयर में, उनके रिसोर्सेज में, उनके डिस्पोजेबल रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में भी, लेकिन उसके बावजूद भारत ने जिस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट किया वो विश्व ने उसको सराहाया है और उसमें आयुर्वेद और आयुष की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आयुर्वेद वास्तविक रूप में विश्व का सबसे पुरातन डॉक्यूमेंटेड मेडिकल साइंस है, लेकिन क्योंकि ये पुरातन है इसका मतलब ये नहीं कि ये रूढ़िवादी है या ये पिछड़ा हुआ है। इट इज द ओल्डेस्ट बट द मोस्ट एडवांस्ड मेडिकल साइंस इन द वर्ल्ड। आप आज जो भी मेडिकल जगत में अग्रणिम से अग्रणिम विचारधारा की अगर बात करें, चाहे वो गट माइक्रोबायोम है, आजकल हम बोल रहे हैं गट इज द न्यू ब्रेन, इट डिफाइंस 70 to 80% ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। आयुर्वेद में जठराग्नि, पाचन तंत्र, और सरल भाषा में इसको इतना भी कहा गया कि सारे रोग जनते हैं पेट से या गलत पाचन तंत्र से। आज हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की। अमेरिका में 4 P's करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ जिसमें से एक P है पर्सनलाइज्ड। आयुर्वेद सबसे पहला पर्सनलाइज्ड मेडिकल साइंस है। आपके प्रकृति, विकृति, दोष, दूष्य को देखकर ही हर व्यक्ति विशेष के लिए एक चिकित्सा आधारित करी जाती है। इट इज नॉट अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच। ये बोलते हैं पार्टिसिपेटिव, कि हेल्थ केयर पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। आयुर्वेद में जो 4 मुख्य भाग चिकित्सा के बोले गए हैं उसमें से एक परिचारक है, सपोर्ट सिस्टम। इट हैज टू बी पार्टिसिपेटिव। इट इज नॉट जस्ट द पेशेंट बीइंग गिवन अ, पेशेंट को एक गोली दे दिया, मैंने गोली खा लिया, मैं हो गया, ऐसा नहीं। पेशेंट का सहभागीदारी अपने चिकित्सा में, अपने स्वास्थ्य में उतना ही जरूरी है जितना एक अच्छे डॉक्टर का चिकित्सा करना, वो सहभागी है। इट इज पार्टिसिपेटरी। मेंटल हेल्थ, आप देखिएगा कोविड के बाद आज हम बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ इज द रीजन फॉर मोस्ट ग्रोइंग, इज द मोस्ट ग्रोइंग कंसर्न टुडे इन हेल्थ। इनफैक्ट काफी सारे बीमारियां जो दिखने में मेंटल हेल्थ वाली नहीं होंगी लेकिन उनका कनेक्शन साइकोसोमैटिक है, वो माइंड इमोशन से ड्रिवन है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है, हम सिर्फ शरीर की चिकित्सा नहीं करते हैं। आयुर्वेद में लिखा है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विद्यते, यानी कि बॉडीली हेल्थ के अलावा हेल्दी माइंड, सेंसेस एंड कॉन्शियसनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो वो तो स्वतः ही, जब साइंस ऐसा है, नॉलेज ऐसा है जो आज के परिप्रेक्ष्य में आदमी को जिसकी जरूरत है वो प्रदान कर सकता है एक रैशनल साइंटिफिक तौर पर, तो स्वतः ही उस ज्ञान का, विज्ञान का बात करना लाजमी है। डेफिनेटली पेट का जुड़ाव दिल से भी है, दिमाग से भी है। और जब मैं दिल दिमाग की बात कर रही हूं तो मैं दिल को लेकर आपके पास में आऊंगी, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट भी वही है। दिल धड़कना बंद कर दे तो सांसें थम जाती हैं। उसी दिल पर आप किस तरीके से काम करते हैं? आपका संस्थान बाकी के संस्थानों से किस तरह अलग काम कर रहा है आज के दौर में? शुक्रिया। तो सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है अमृता में जो कार्डियोवैस्कुलर साइंसेस का, वो ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जिस तरह से हमारा देश है उस तरह से ही हम लोग बहुत सारे स्पेशलाइज्ड हमारे डिविजन्स हैं कार्डियोलॉजी के अंदर ही, जो अपने अपने काम में बहुत स्किल्ड हैं, पर वो सब लोग अपने अपने एक अलग अलग जगहों पर नहीं बैठे हुए हैं, वो सब मिलके काम करते हैं। तो एक तरह से एक टीम वर्क बहुत ही हमारा एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है अमृता में केयर प्रोविजन का। और उसके अंदर हम लोग जैसे कि जो नॉर्मल हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक, दिल की धड़कन कम हो जाना, ब्लड प्रेशर, शुगर, वो सब चीज़ें, हार्ट फेलियर, पर इसके अलावा बच्चों की दिल की विकृतियां, उनको ठीक करना ऑपरेशन से, या फिर आजकल
जैसे कि हम लोग बटन वगैरह लगाते हैं, परक्यूटेनियस AST VST क्लोज करते हैं, वो बड़े से बड़े सर्जरीज करना और कार्डियक ट्रांसप्लांट भी अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो और इसके अलावा एक जो चीज़ बहुत अहम है वो ये कि बहुत हमारे देश में हालांकि कार्डियोलॉजी बहुत विस्तार हुआ है, पर दिल की धड़कन की दिक्कतों के बारे में अभी भी लोग कम जानते हैं और इनका इलाज कम जगह हो पाता है। तो वो एक हम लोग डेडिकेटेड तरीके से उसको देख रहे हैं और ये सब एक अगेन एज ए सेट की सब मिला के एक पूरी टीम की तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो आई थिंक हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, G20 में दुनिया ने देश की धाक को देखा। अब जब मैं जिक्र कर रही थी कि आयुर्वेद तो हमारी विरासत है, तो क्या ये माने कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अब दुनिया भारत की धाक को देखेगी? निसंदेह आई थिंक ये जैसे जैसे भारत का पूरे विश्व पटल पर जो स्वरूप निकल कर आ रहा है, तो भारत के सभी ज्ञान विज्ञान संस्कृति को भी उजागर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया का जो मुहिम चालू किया है, और हमने देखा भी जब कोरोना जैसी महामारी आई तो ये आयुर्वेदा ही था, जो लोगों के पास इलाज नहीं था तो वो आयुर्वेद के जरिए अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे थे। जरूर। और जो ये हील इन इंडिया हील बाय इंडिया है, अभी मनसुख मांडविया जी भी आएंगे, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक हील इन इंडिया पोर्टल चालू किया है कि आज विश्व भर में लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। ना सिर्फ भारत जो औद्योगिक जगत में या इकोनॉमिक स्तर पर अपना रोल प्ले करेगा विश्व पटल पर, लेकिन उसके साथ साथ जो भारत की एक यूनिकनेस है जो वो ऐड कर सकता है। और मैं अधिकतर ये बोलता हूं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ या स्वास्थ्य के जगत में भारत एक बहुत यूनिक पोजीशन पे खड़ा है। भारतीय डॉक्टर्स, मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स विश्व में सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हैं। आप देखिएगा अमेरिका में 50% डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग भारतीय मूल के हैं। इंडियन मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स इज द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा, जो भारत ने डिजिटल हेल्थ में काम किया है, चाहे वो UPI पेमेंट का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोविन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से करा है, अभी स्वास्थ्य में जो मंत्रालय ABDM या फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के माध्यम से जो एक सिंगुलर विजन ऑफ हेल्थ केयर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा, भारत की जो धरोहर है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होलिस्टिक साइंसेज, अगर ये तीन शक्तियां एकत्रित हो जाएं तो भारत पूरे विश्व को हेल्थ का एक नया पैराडाइम प्रोवाइड कर सकता है, हेल्थ की एक नया मॉडल प्रोवाइड कर सकता है, विच विल मेक श्योर दैट हेल्थ इज एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बाय एवरीबडी। WHO ने तकरीबन 1990s में बोला था कि हम 2000 आने तक हेल्थ फॉर ऑल अचीव कर लेंगे। अभी हम 2023 में हैं, वो स्वप्न अभी हमको आज भी काफी दूर लगता है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक ट्रेडिशनल हेल्थ साइंसेज आयुर्वेद जैसे मेन स्ट्रीम हेल्थ के साथ इंटीग्रेट नहीं होते हैं। और जो करंट गवर्नमेंट ऑफ द डे है, आई थिंक द वर्क दैट दे हैव डन इन द लास्ट 9 years इन ब्रिंगिंग आयुष एंड आयुर्वेदा मेन स्ट्रीम, ये बहुत बड़ा स्टेप, हमने एक बहुत लंबा सफर तय करा है पिछले 9 सालों में, और आई एम श्योर अगले आने वाले साल स्वर्णिम साबित होंगे। अच्छा, मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं चाहूंगी कि कम शब्दों में आप लोग पूरी बात को करें। डॉक्टर विवेक, हम देख रहे हैं कि कई हस्तियां ऐसी हैं ट्रेडमिल पर दौड़ रही हैं, हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई, और इतनी खबरें, ये लोग जितने भी यहाँ पर चेहरे बैठे हैं, मुझे लगता है सबके जहन में एक सवाल होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वाकई हम सब लोगों को इससे डरने की जरूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा पहले कि भारत ऑलरेडी डायबिटीज और हृदय रोग की कैपिटल बन चुकी है। और इसमें एक चीज और जो बड़ा एक जो गंभीर बात है वो ये है कि हमारे देश में ये जो बीमारी है, दिल के दौरे पड़ने की, शुगर की, डायबिटीज की, ये सब औसतन 10 से 15 साल पहले हो जाती हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशंस। तो मतलब जो जहां 60-65 साल की उम्र में अटैक होते हैं अगर अमेरिका या यूरोप में, तो हमारे देश में 40-45 साल की उम्र में हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर बात है। इसलिए किसी की भी जान पे या फिर उसके दिल पे अटैक पड़ना एक गंभीर बात ही है। पर एक तरह से एक घर का जो एक अर्निंग मेंबर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक बोझ आ जाता है, क्योंकि इसको अटैक पड़ गया या सडन डेथ हो गया। और इसका एक तो कारण ये है कि कुछ तो इंडियंस की रिस्क थोड़ी ज्यादा है हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए,
पर उससे बहुत बहुत ज़्यादा अधिक दिक्कत की बात क्या है कि हमारी जीवन शैली बहुत खराब होती जा रही है। उसके कारण जो दिल के अटैक्स की जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, स्मोकिंग, तंबाकू का इस्तेमाल, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इस कारण से एकदम से ये एक एपिडेमिक तरीके से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर, शुगर, ये हमारे देश में आते जा रहे हैं। अब ये जो आजकल देखा जा रहा है कि एकदम से जिम में कोलैप्स हो गए, या कुछ लोग गाते हुए स्टेज पे कोलैप्स हो गए, उनमें से कई काफ़ी फिट भी थे, तो लोगों को थोड़ा सा पैनिक हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, जब सब कुछ ठीक कर रहे हैं उसके बावजूद क्या हमारा यही डेस्टिनी है। तो बताना चाहूँगा कि एक तो कुछ हद तक बात यह है कि ये सब पहले भी हो रहा था, पर थोड़ा सोशल मीडिया का आजकल जितना एक प्रेजेंस है हर जगह पर, उससे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक हाइप हो जाती हैं। बट उसके अलावा ये भी देखा गया है कि कई लोगों जिनको ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये सब साइलेंट होते हैं। मतलब शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दीज आर ऑल साइलेंट प्रॉब्लम्स। ये लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर से मुझे हेडेक हो रहा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मिस हो जाती हैं। आदमी जिम जाता है, बहुत ज़्यादा टू मच टू सून एक्टिविटी करता है, जो बॉडी पे खराब साबित होती है। तो इन चीज़ों का लगातार एक तरह से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है या कुछ है, तो कभी जिम वगैरह जाने के पहले अपना अच्छे से इलाज, अपने पहले से स्क्रीनिंग करवा के उसके बाद में ही इसके बारे में आगे सोचें, और अपनी जीवन शैली को ठीक रखिए। ये सबसे जरूरी चीज़ है। मतलब कम शब्दों में कहा जाए तो आप लोग अपने स्टेटस पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम कीजिए, लेकिन उससे पहले जाकर अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिए। ठीक है। क्योंकि हम जीवा आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना के पीछे आप लोगों का विजन क्या था, क्या सोच थी, और आज आप जहां पर खड़े हैं उसका मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो जीवा का स्थापना हुआ था कि जो विशुद्ध आयुर्वेद है, और आयुर्वेद की खासकर से जो पर्सनलाइज्ड चिकित्सा प्रणाली है, उसको कैसे विश्व पटल पर उजागर किया जाए। पर्सनलाइज्ड हेल्थ इज वो बहुत 1 to 1 है ना, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष के लिए आप एक चिकित्सा सूत्र और एक चिकित्सा विदित करते हैं। इसको कैसे आप करते हुए लेकिन स्केल करें एट अ ग्लोबल स्टेज। तो ये एक विजन था कि कैसे इसको किया जाए, और उसी के परिप्रेक्ष्य में जीवा ने विश्व का पहला आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की स्थापना करी सन 1994 में। तब इंटरनेट बहुत प्रचलन में नहीं था भारत में, तो शायद संभवतः सरकार और सरकारी दफ्तरों के अलावा इंटरनेट कहीं पर अवेलेबल नहीं था। पिछले 20-25 साल का आप अगर सफर देखें, तो जीवा ने एक अहम भूमिका निभाई है आयुर्वेद को घर घर और जन जन तक पहुंचाने के लिए। और आयुर्वेद को अगर आज हम इस मुकाम पर देखते हैं कि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या आयुर्वेद मेन स्ट्रीम मेडिसिन के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत की चिकित्सा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन सकता है या नहीं, तो निसंदेह उसमें जीवा की एक अहम भूमिका रही है। आज से आगे एक जो महत्वपूर्ण बात बोलना मैं चाहूंगा आपके मंच से जरूर, वो ये कि आयुर्वेद आज आप सबको समझ में आ रहा है कि आयुर्वेद को चुनना सही है। आयुर्वेद का चुनाव अपने स्वास्थ्य के लिए करना उचित है। डॉक्टर साहब ने बताया लाइफस्टाइल, जीवन शैली, ये अनडाउटेबली स्वस्थ रहने के लिए और कोई शॉर्टकट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप आज जो आयुर्वेद में भी देखते हैं कई बारी, वो देखते हैं कि क्योंकि आयुर्वेद के प्रति रुझान है, तो काफी तरह के लोग आयुर्वेद के नाम पर और आयुर्वेद को लेकर अलग अलग तरह के प्रचार करते हैं। जीवा का जो उद्देश्य था वो ये था कि कैसे ये रैशनल साइंस बेस्ड आयुर्वेद को हम प्रचार प्रसार करें। ये नहीं जो आप देखेंगे कि आपने देखा होगा, कोई बोलेगा जी 72 घंटे में डायबिटीज गायब, 3 दिन में किडनी डायलिसिस बंद, ऐसा नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं है। आयुर्वेद कोई चमत्कार नहीं करता, बल्कि आपके सिस्टम को ठीक करता है, और सिस्टम को ठीक होने में वक्त लगता है। डॉक्टर विवेक, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। सवाल ये है कि जब आप काम कर रहे हैं अमृता हॉस्पिटल के लिए, जब अम्मा अमृतानंदमयी के विजन की बात होती है, तो उन्होंने समाज के लिए जो काम किया वो तो अतुलनीय है, लेकिन ये जो उनके 70 साल बेमिसाल रहे हैं, इसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या खास तैयारियां आप लोगों की हैं? इसके लिए हमारे यहाँ पर काफ़ी तरह के हमने प्रोग्राम्स किए हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मरीजों के लिए कई तरह की प्रोग्राम्स का हम लोग वो कर रहे हैं।
जिसमें कि पूरी सेवा के संग हम उनकी सेवा करेंगे। और बाकी तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि होने ही वाले हैं, क्योंकि अम्मा की बर्थडे तो बिल्कुल स्पेशल ही होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत रखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही सकारात्मक बातें सुनने को मिली होंगी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।